इतना बड़ा मुकाम देखा हो, लोगों का इतना विश्वास देखा हो, लंबी कतारें देखी हो, जिसने इतना बड़ा टाइम देखा हो कि देश में बीएसएनएल की सिम होना एक स्टेटस सिंबल हो, उसके बाद में अचानक 20 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये अर्श से फर्श पर आ गई, कंपनी घाटे में कैसे आ गई। तो ये अपने आप में एक बड़ी केस स्टडी है। 2006 में जहां बीएसएनएल के पास 24 करोड़ ग्राहक, मार्केट शेयर का 22% हिस्सा था, कंपनी ने 93 मिलियन लाइंस क्षमता का टेंडर निकाला हुआ था कि भाई हम इतनी लाइन बिछा देंगे। लेकिन उसी समय सरकार में 2G घोटाला और 3G घोटाले की दौर 2010 में चल पड़ी। इसी बीच में हो क्या रहा था, 2G और 3G असल मायने में इंटरनेट सर्विसेज को उपलब्ध कराने के लिए किया गया बिडिंग थी। सरकार के ऊपर धांधली के आरोप लगे, सरकारी कंपनी को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया कि आप बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको वही दाम देना पड़ेगा जो प्राइवेट कंपनियों को देना पड़ेगा। तो बीएसएनएल ने कंपनी होते हुए भी, पर चूंकि यह कंपनी सरकार की है, इसलिए किनारे खड़ा रहना ही एक अल्टीमेट विकल्प बचा कि सरकार ही अगर नेगोशिएशन में उतर गई और सरकार ही बिड में उतर गई, तो ऐसे में तो बीएसएनएल जितना दाम लगा देगा उसके बाद प्राइवेट कंपनियों को लगाना पड़ेगा। तो बोले सरकार की कंपनी को बाहर रखो, प्राइवेट कंपनियों को पहले बिड लगाने दो, ये जितना दाम लगाएंगे उतने दाम पर बीएसएनएल को खरीदना पड़ेगा। तो देखो, बीएसएनएल के साथ जो बड़ा अत्याचार हुआ वो यही हुआ कि साहब, ये जैसे स्कूल के अंदर जब आप पढ़ते होंगे तो आपके पिताजी अगर टीचर रहे हैं तो टीचर के बच्चे को हमेशा जिस कारण से और दोस्तों का सामना करना पड़ता है कि तुम्हारे पिताजी टीचर है, नंबर तो ज्यादा पा ही जाओगे, ये बिल्कुल वैसा ही था। पढ़ना भी पड़ रहा है, साथ में ये वाला मतलब टेंशन भी लेना पड़ रहा है, जो कि सच नहीं है, कि पिताजी के कारण तुम्हें एडवांटेज मिलते हैं। मैं मेरी आप बीती बता रहा हूं, बाकी चलिए। खैर, बीएसएनएल के साथ भी वैसा ही था कि तुम सरकारी हो, तुम्हारे पास क्या दिक्कत है, सरकारी हो तो फिर कंपनी क्यों बनाए, फिर तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ही रखते, प्राइवेट वालों को देना है तो देते, नहीं तो रहने देते। तो एक तो सरकारी कह करके आपने बिडिंग से बाहर रख दिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्राइवेट कंपनी ले गए, सरकार खुद एलिगेशंस में चल रही है, हम बाहर बैठे हुए हैं। अब आपने तय कर दिया कि सामने वाले ने तो सब इतने करोड़ रुपए लगा दिए, अब कंपनी हो तुम, इसलिए कंपनी के नाम पर सरकार के खजाने में कंपनी अपने प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर करे। अब बीएसएनएल ने जैसे ही 2G खरीदा या 3G खरीदा, इसके लिए पैसा देना था, पैसा देते ही ये कंगाल हो गए साहब। क्यों? क्योंकि 18,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल को खर्च करने पड़े अपने 3G लाइसेंस के लिए, क्योंकि इसे कंपनी की तरह कहा गया, जितने में औरों ने खरीदा है उतने में ही तुम्हें भी खरीदना पड़ेगा। 18,000 करोड़ रुपए इनके जेब से डाल दिए गए। लेकिन प्राइवेट कंपनियां तब तक इस पूरे का, क्योंकि जब तक ये पैसे देती, इतने में प्राइवेट कंपनियों ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर बढ़िया होर्डिंग्स के साथ जल्दी हम ले आए हैं, 3G हम ले आए हैं, एयरटेल आ गया था, वोडाफोन, आइडिया, इन्होंने जबरदस्त तरीके से मार्केट में अपनी रीच बनाना शुरू कर दिया। अब यह समय तो चल ही रहा था, 2010 के बाद का समय था, पैसे का संकट बीएसएनएल में आना शुरू हो गया था। अपने पास पैसा पूरा वहां दे चुके, तो विस्तार के लिए, प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं बचा। बीएसएनएल को कंपनी की तरह ही अपने होर्डिंग्स लगाने होते थे, जनता को बताना होता था कि साहब देखो हमारे पास भी 3G है। लेकिन इतने में कोई और गाजा बाजा बजा करके सारा काम ले गया। 17 के दौर में जियो आ गया। जियो ने अपना काम जिस तरह से किया, मार्केट को पूरी तरह से एक तरफा कर दिया, फ्री में बांटना शुरू कर दिया, और लेकर 4G और आ गया। ऐसे में 4G का बटना और फ्री में बटना, भारत के अंदर जियो ने, जो थोड़ा बहुत इनको सामर्थ्य मिलता कि हम 3G बेच के पैसे कमा लेंगे, जियो ने 4G 3G के दाम में छोड़िए फ्री में उपलब्ध करा के बाजार पकड़ लिया। 2018-19 में बीएसएनएल करीब 14,000 रुपए करोड़ के घाटे में चला गया कि अब भाई साहब पैसे तो है नहीं, इतने सालों से खुद को चलाना था, खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं। अच्छा, इस दौर में एक समय और भी था जिसमें आपने ऑब्जर्व किया हो, लोगों का लैंडलाइन से विश्वास उठने लगा था, क्योंकि लैंडलाइन में एनी डे कंजेशन होने लगा था, मोबाइल क्रांति देश में आ रही थी, हर दूसरा आदमी मोबाइल लेकर घूम रहा था। तो बीएसएनएल की जो बड़ी ताकत थी लैंडलाइन, अब वो लैंडलाइन के कनेक्शंस भी घटने लगे, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू घट रहा है, मोबाइल में आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो, प्राइवेट प्लेयर तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स ने एक तरह से मार्केट के अंदर प्रेडेटरी प्राइसिंग दे दी है, इतना कम कर दिया है कि अब आप उसमें कंपीट ही नहीं कर सकते। तो कुल तरह से बीएसएनएल का घाटा बढ़ता चला गया। 19,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनका कम हुआ 18-19 के अंदर। 2019 आया, बीएसएनएल की हालत इतनी खराब हो गई कि इसके लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों के पास सैलरी के लिए भी पैसा नहीं बचा। तो बीएसएनएल सैलरी कैसे दे, जहां बीएसएनएल में सरकारी कंपनी होने के नाते 1 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, आज वो सैलरी दूसरे हफ्ते तक भी नहीं मिल रही थी। लोगों के अंदर एक कयास लगने लगे कि अब तो बीएसएनएल बंद ही होकर रहेगा। भाई साहब नहीं लगेगा,
अब भाई साहब नहीं चलेगा बन गया था। मतलब बीएसएनएल के अंदर स्थिति इतनी खराब कि अब ये चलने की कगार पर नहीं बचा। बीएसएनएल में 2018 में 8,000 करोड़ का फिर घाटा हो गया। बीएसएनएल कर्ज में लगातार डूबती चली गई। कर्मचारियों के लिए सैलरी देना एक मुसीबत बन गया। कर्मचारियों को 15 दिन तक सैलरी नहीं बनना सुर्खियां बन गया। ये 2019 की कटिंग देख रहे हैं। 7,000 बीएसएनएल के कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी मिलने में देरी हो गई क्योंकि फंड क्राइसिस हो गया था। लगातार बीएसएनएल घाटे में जा रही थी। क्यों? क्योंकि 6 से 12 के दौरान बीएसएनएल की क्षमताओं के अंदर जो इजाफा हो रहा था वो प्राइवेट प्लेयर्स कंपटीशन में आगे निकाल गए। लोग धीरे धीरे नेटवर्क कंजेशन के चलते बीएसएनएल छोड़कर चलने लग गए। 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार के कारण इनको देरी हो गई। धीरे धीरे सरकार का इनको बड़ा नुकसान होने लगा और धीरे धीरे लैंडलाइन में भी कमी होती चली गई। देखिए, इन सब के बीच में यह कहना भी जरूरी होगा कि बीएसएनएल ने अपना भी एक रवैया ऐसा बना लिया था। देखिए, क्या है ना कि समय सबका खराब आता है अगर आप एटीट्यूड गलत अपना लेते हैं। आजकल यही हाल कुछ बैंकों का है। सरकारी बैंकों को इस बात को समझना होगा, आपका एटीट्यूड आपके लिए मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि कंपटीटिव एडवांटेज जब दूसरी दुकानें लेने लग जाएंगी आपको भी नुकसान हो जाएगा। जो बीएसएनएल ने समय देखा, बीएसएनएल के लोग अपने आप को सन 2002 के बाद किसी कलेक्टर से कम नहीं मानते थे, क्योंकि आपकी अप्रोच से उन्हें सिम मिलेगा, सिम मिलेगी आपको, वो सिम लाकर देंगे तो आपके लिए अब वो शहर के प्रतिष्ठित लोगों में काउंट होते थे। बीएसएनएल के कर्मचारी कि साहब हमारा आज नेटवर्क नहीं चल रहा है, आज हमारा टेलीफोन खराब हो गया है। बीएसएनएल के अधिकारियों से आपकी पहचान होना एक शहर में प्रतिष्ठा का हिस्सा बन गया था। यह प्रतिष्ठा ही उनके सर पर चढ़कर बोलने लगी। सर्विसेज देने वाला एक डिपार्टमेंट अब माननीय की तरह ट्रीट होने लगा। बीएसएनएल के कर्मचारी 7-7 दिन में अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने लगे। प्रॉब्लम्स के रिजॉल्व होने में जिस तरह की देरी होने लगी, वो देरी लोगों को खलने लगी। लोगों का जो एटीट्यूड था, बीएसएनएल के जो ऑफिसर्स थे उनका जो एटीट्यूड था, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक निराशा की भाव पैदा करने लगा कि यार ये लोग तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। और देखिए, सर्विस प्रोवाइडर्स से हमेशा अपेक्षा होती है कि आप सर्विस देने के लिए सर्विस दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। वो है लोगों के पास, ज्ञान से पैसा अर्जित करके आए हैं सर्विस लेने के लिए। बीएसएनएल का ये जो कालखंड था ना, इस कालखंड ने लोगों के मन में एक बीएसएनएल के प्रति गुस्सा भी पैदा कर दिया। पता नहीं क्या समझते हैं। वहीं दूसरी ओर एयरटेल और ये जो कंपनियां थी, वोडाफोन, उस समय हच करके भी कंपनी आती थी, ये कंपनियां अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर रही थी, आप जब जाएंगे तो इनका एयर कंडीशनड आपको ऑफिस मिलेगा, एंट्री करेंगे तो आपसे बड़ा ही इज्जत से बात की जाएगी। लोग इज्जत पा करके आंसू धाराओं के साथ बहने लगते थे। इतनी इज्जत मिलेगी, सिम भी मिल रही है और इज्जत भी, लोग बह निकल रहे थे, है ना। तो वो जो इज्जत थी ना, वो जो प्राइवेट कंपनियों ने केवल इज्जत देकर के व्यापार ले लिया था और बीएसएनएल ने एटीट्यूड के चलते व्यापार खो दिया था। खैर, देर से आए दुरुस्त आए। बीएसएनएल के लोगों को नौकरी से जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती रिटायर करना पड़ा। बीएसएनएल ने नीतियां बदली। बीएसएनएल के जो लोग समाज में इज्जत पाया करते थे, अब कोई ये कहने में हिचकता था कि मैं बीएसएनएल में जॉब कर रहा हूं, उन्हें अंदर से ये लगने लगा कि यार हमने वाकई में सिस्टम को बिगाड़ दिया है। बड़ी बड़ी सैलरीज, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े पैकेजेस, लेकिन काम कुछ नहीं, सर्विसेज कुछ नहीं, लोग बड़ी संख्या में हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। इस एटीट्यूड से उलझते उलझते ये समय निकला, और ये जब समय निकला तो अब जाकर के ये दौर आया जब बीएसएनएल ने इन सब से निजात पाया। और जब निजात पाया तो बीएसएनएल उठ खड़ा हुआ। इस समय पर बीएसएनएल ने अपनी मोबिलिटी सर्विसेज के रेवेन्यू में 15% का इजाफा किया है, फाइबर टू होम में 18% का किया है। इन्होंने एग्रेसिवली अपना नेटवर्क एक्सपेंशन किया है। पूरी तरह से 4G को रोल आउट करने के लिए 90,000 से अधिक टावर लगाए गए हैं। साथ ही साथ में कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल इनोवेशंस को जगह दी गई है। ऑपरेशनल और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस को लेकर के कुछ मेजर्स किए गए हैं। कुल मिलाकर के बीएसएनएल ने अपना प्रॉफिट केवल प्रॉफिट ही बुक नहीं किया है, सर्विस एक्सपेंशन पर भी बहुत फोकस किया है। सर्विस एक्सपेंशन के बारे में इन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस बारे में जानकारी दी, अपनी तरफ से सारी बातें रखी। साथ में यह बात भी देखी गई कि इन्होंने, मतलब बाकी जो फाइनेंस के डेटा हैं, जैसे नेट लॉस घटकर कितना रहा, इनके रेवेन्यू में कितनी बढ़त हुई, ये सारे नंबर्स यहां पर दिखाए गए थे। मोबिलिटी रेवेन्यू भी बढ़ा। आपके लिए जो बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं वो ये कि फिलहाल जो यहां पर रॉबर्ट जे रवि हैं, इन्होंने पिछली तिमाही में भी रिजल्ट जारी किए थे और इस बार भी रिजल्ट जारी किया और अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव चीजें बोली। कहा कि अब हम लोग, परसों की खबर है ये, बीएसएनएल ने 93,450 टावर 4G के लिए लगाए हैं।
हालांकि 4G में ऑलरेडी जियो 2017 से काम कर रहा है, लेकिन 17 से काम करके ये तो सिस्टमेटिकली आपको आगे जाना ही था। तो बीएसएनएल ने इतने टावर तो अब इसके लगा ही दिए और 5G के लिए 61,000 करोड़ रुपए तैयार रख लिए हैं कि भाई 61,000 करोड़ का हम 5G स्पेक्ट्रम परचेज करेंगे। तो 5G के लिए तैयार है, 4G सर्विसेज देना शुरू कर रही है। ऐसे में बीएसएनएल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना शुरू हो रही है, या फिर यह कहिए अब कंपटीशन में आ रही है, और कंपटीशन में आते आते लोगों का विश्वास साथ में मिल ही रहा है। कुल मिलाकर के कुल जमा अर्थ बीएसएनएल के फायदे में दिखाई दे रहा है। ये थी कुल जमा कहानी बीएसएनएल की। आप भी अगर बीएसएनएल के यूजर हैं तो आपका बहुत बधाई जो आपने इतना ट्रस्ट इसके साथ रखा। बाकी बीएसएनएल ग्रो करे, देश ग्रो करे और कंपटीशन फेयर रहे, ताकि उपभोक्ताओं का लाभ